पिता परमात्मा को रिझाने के साथ इस वर्ग का प्रारंभ करते हैं। किसी भी एक आसन में बैठना है और कोई भी एक मुद्रा लगानी है। एक आसन, एक मुद्रा, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नजर सामने, मन सहज। त्रिवार ओंकार का जप, 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्राण के लिए तो अब सामान्य योग प्रोटोकॉल में सबसे पहले होता है शिथिलीकरण का व्यायाम, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। तो शरीर के मेजर 4 जॉइंट्स है। एक है गर्दन का जॉइंट, एक है कंधे का जॉइंट, एक है कमर का जॉइंट और एक घुटने का जॉइंट। तो ये 4 जॉइंट्स के शिथिलीकरण के अभ्यास, रिलैक्सेशन के अभ्यास, उसके संचालन के अभ्यास होंगे। गर्दन का संचालन, कंधे का संचालन, कमर का संचालन और घुटने का संचालन। पहले ये शिथिलीकरण के व्यायाम, फिर खड़े होकर कुछ आसन करेंगे, फिर बैठ करके कुछ आसन होंगे, पेट पर लेटकर कुछ आसन रहेंगे, पीठ पर लेटकर कुछ आसन रहेंगे और उसके बाद अंत में कुछ 4 प्राणायाम रहेंगे। उसके बाद आखिरी में ध्यान साधना रहेगी। ऐसा ये 1 घंटे का सामान्य योग प्रोटोकॉल है। तो आइए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाते हैं। पहले शिथिलीकरण के व्यायाम के लिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के लिए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाते हैं। पहले गर्दन का शिथिलीकरण का व्यायाम। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखते हैं और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पहले गर्दन के व्यायाम करेंगे, गर्दन के शिथिलीकरण के व्यायाम। तो अब गर्दन को आगे झुकाना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, और पीछे जाना है श्वास को भरते हुए। श्वास को छोड़ते हुए आगे आना है, श्वास को भरते हुए पीछे, पुनः श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए पीछे, सामान्य। अब गर्दन को बाईं ओर देखना, ऐसे बाईं ओर मोड़ना है, गर्दन कंप्लीट बाईं तरफ देखना है, लेफ्ट साइड में, धीरे धीरे सामने। फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य। फिर श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को छोड़ते हुए आगे। पुनः एक बार श्वास को भरते हुए दाहिनी ओर,
श्वास को छोड़ते हुए सामने, श्वास को भरते हुए बाईं ओर और श्वास को छोड़ते हुए सामने, विश्राम। अब गर्दन को बाईं ओर झुकाना है, बायां कान बाएं कंधे से लगे, ये गर्दन को झुकाने का अभ्यास। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगे, गर्दन को इधर दाहिनी ओर झुकाना। फिर गर्दन को बाईं ओर लेफ्ट साइड में झुकाना है। अब गर्दन को दाहिनी ओर राइट साइड में झुकाना है। फिर गर्दन को डावी कड़े लेफ्ट साइड में झुकाना है। धीरे धीरे उजवी कड़े राइट साइड में झुकाना है। अपना कान कंधे से लगे, सामान्य। अब ग्रीवा संचालन, गर्दन को गोल घुमाना, आराम आराम से 3 चक्र आपको क्लॉकवाइज करने हैं, 3 चक्र एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झटका नहीं, आंखें खुली रखेंगे आप और धीरे धीरे गर्दन का ये ग्रीवा चक्र करेंगे 3 बार क्लॉकवाइज। अब रिवर्स, उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा से गर्दन को 3 बार घुमाना है। सामान्य 3-3 चक्र होने के बाद फिर रिलैक्स, हाथ को नीचे छोड़ देंगे। तो ये गर्दन के शिथिलीकरण के हमने व्यायाम देखे। शिथिलीकरण यानी रिलैक्स करना है। इतना अभ्यास अगर हम गर्दन का करेंगे रोज प्रतिदिन, फिर गर्दन में दर्द नहीं रहेगा, सर्वाइकल पेन्स नहीं रहेंगे, फिर वो गले में पट्टा लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारे लाभ आपको होंगे, लेकिन इतना गर्दन का व्यायाम आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। अब दूसरा है स्कंध संचालन, कंधों के लिए अच्छा अभ्यास। तो अब सीधे खड़े होकर दोनों हाथ सामने, 1, दोनों हाथ ऊपर, 2, 3 और 4। फिर करेंगे 1, दोनों हाथ सामने रहेंगे कंधे के समांतर और दोनों हाथ पैरेलल रहेंगे। 2, ऐसे ही हाथ को पूरा ऊपर उठाना है, भुजाएं कान से स्पर्श करती रहेगी, पूरा खींचना है ऊपर, स्ट्रेच करिए। 3, पुनः सामने, 4, नीचे। फिर से एक बार, 1, 2, पूरा स्ट्रेच कीजिए, ऊपर खींचिए अच्छे से, 3, 4। ये हो गया एक। दूसरा अभ्यास कंध संचालन का, कंधे के लिए दूसरा अभ्यास है साइड से। 1, दोनों हाथ ऐसे साइड में, अब यहां पर हथेलियां ऊपर की ओर हो जाएगी। 2, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, फिर यहां हथेलियां घूम जाएगी। 3 और नीचे 4। 1, हथेलियों को घुमाना, 2, फिर हथेलियां घूमेगी, 3, 4। फिर से एक बार, 1, हथेलियां घुमाकर श्वास भरते हुए ऊपर, 2, फिर हथेलियों को मोड़ के, 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 4। फिर से एक बार, और एक बार करेंगे, 1, 2, 3, 4। ये हो गए कंध संचालन के 2 अभ्यास। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और कोहनी का बड़ा शून्य करेंगे। हाथ की कोहनी का बड़ा शून्य, कोपऱ्याचा मोठा शून्य, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। छोड़िए, उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स। हर बार सामने कोहनियां मिल सकती है ऐसी, तो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दी। तो ये 3-4 अभ्यास हमने स्कंध संचालन के, कंधों के लिए किया। अब कमर के लिए, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे, गर्दन का जॉइंट, कंधे का जॉइंट, कमर का और फिर घुटने का। तो अब कमर के लिए जो अभ्यास है उसमें दोनों हाथ सामने,
स्ट्रेट रखेंगे और श्वास को भरते हुए बाईं ओर से पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर दूसरी ओर से श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, पुनः एक बार श्वास को भरते हुए बाईं ओर से पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, दाहिनी ओर से श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे, विश्राम। तो ये एक प्रकार हुआ कमर के लिए। अपने स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर, ये सर्वाइकल के बाद नीचे होता है स्पॉन्डिलाइटिस और नीचे उसके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये मेरुदंड के मणकों के लिए अच्छा अभ्यास है ये, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन पीठ कमर दर्द के लिए। तो ये कमर के लिए अच्छे व्यायाम था। ये एक अभ्यास हमने उसमें किया। अब इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे। पहला तो अभ्यास हमने किया, दूसरा अभ्यास दोनों हाथ साइड में फैलाएंगे, एक, ऐसे ही घूमेंगे पीछे, दो, फिर सामने, तीन, और नीचे हाथ, चार। फिर से एक बार, एक, अब दूसरी दिशा से, दो, तीन, चार, पुनः एक, बाईं ओर से, सामने, नीचे, एक, अब दाहिनी ओर से, दो, तीन, चार। ये एक प्रकार हुआ। ये कमर के लिए हमने अलग अलग दो तीन प्रकार देखे। अब और एक प्रकार कमर के अभ्यासों में एक प्रकार और है। दोनों हाथ ऐसे साइड में करेंगे और श्वास को भरते हुए जब पीछे जाते हैं तो दाहिना हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ पीठ पर आएगा, यह ऐसी स्थिति। फिर सामने आ जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए, पुनः श्वास को भरते हुए दूसरी ओर से। अब बायां हाथ दाहिने कंधे पर और दाहिना हाथ पीठ पर, पुनः सामान्य। फिर से एक बार, एक हाथ कंधे पे एक हाथ पीठ पर, सामान्य, पुनः दूसरी ओर से, सामान्य। एक बार और करेंगे, सामान्य, फिर दूसरी ओर से, और ये सामान्य। तो ऐसा ये कमर के लिए अच्छा अभ्यास है। तो ये कमर का जॉइंट्स, इसके लिए ये छोटे छोटे अभ्यास हमने अलग अलग किए। अब घुटना संचालन गुडघ्यासाठी, तो अपने नीज के लिए दोनों हाथ आगे करेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ऐसे उत्कटासन की स्थिति में नीचे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये घुटना संचालन है। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इसमें पूरा भी नीचे जा सकते हैं, ऐसे टोटल नीचे जाकर, फिर इसमें सीधा ऊपर। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको करना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जो ऐसे पूरा जा सकते हैं वो पूरा, अन्य लोग जहां तक आप जा सकते हैं उतना करिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, सामान्य। दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ के उसको धीरे धीरे गोल घुमा सकते हैं आप, ये ऐसे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झटका नहीं। रिवर्स, उल्टा घुमाने के। विश्राम। अब खड़े होकर करने वाले 5 आसन हैं। अब इतने तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हमने पहले कर लिए, शिथिलीकरण के व्यायाम हमने अभी तक किए। अब उसके बाद खड़े होकर करने वाले हम 5 आसन करने वाले हैं, 5 योगासन। यहां पर आपके गूगल मीट के साथ साथ यूट्यूब लाइव भी चल रहा है और फेसबुक लाइव भी चल रहा है। तो आपके सभी दर्शकों का मैं इस
कॉमन योग प्रोटोकॉल के कार्य में बहुत स्वागत करता हूं। और ये पूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप बाद में भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आइए, खड़े होकर करने वाले 5 आसनों में पहला आसन है ऊर्ध्व ताड़ासन। तो ये ताड़ासन है। ऊर्ध्व इसलिए कहते हैं कि दोनों हथेलियां ऊपर इंटरलॉक कीजिए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, इसीलिए इसको ऊर्ध्व कहते हैं। दोनों हाथ को ऐसे ऊपर खींचेंगे, स्ट्रेच कीजिए, फिर पंजे के ऊपर भार, एड़ियों को पूरा ऊपर उठाइए, खींचिए पूरा ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पुनः हाथ सर पे ही रखिए, पुनः श्वास को भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, ऊपर खींचिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, यही पावर योगा है और यही एंटी एजिंग योगा है। सामने एक आध बिंदु पर नजर केंद्रित करते हुए कुछ समय के लिए स्थिर हो जाना, यह ध्यानात्मक आसन है, ऊर्ध्व ताड़ासन। छोड़िए, सामान्य। तो ये ताड़ासन का अभ्यास हाइट बढ़ाने वाला भी है बच्चों के लिए और बाकी सभी के लिए, ध्यान एकाग्र करने वाला, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, हड्डियों को बल देने वाला। तो इसके तो लाभ और भी कई हैं। तो हमारे जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, हड्डियों के लिए भी अच्छा है और बाकी भी लिए। अब इसमें इसका एक उप प्रकार है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में फासला रखेंगे, थोड़ा सा पायामध्ये थोड़ा अंतर घ्या, 1.5-2 फुटाचं। अब इसी में भी दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर, अब साइड से झुकना है, ये ऐसे साइड से झुकना, और कोई नीचे जा सकता है तो पूरा पैर को हाथ लगा देना। पुनः दूसरी ओर से श्वास को छोड़ते हुए नीचे, और जो नीचे तक जा सकता है वो पैर को अपने हाथ लगा ले, श्वास को भरते हुए ऊपर। पुनः एक बार बाईं ओर से नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर से नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ दीजिए। तो ताड़ासन ये खड़े होकर करने वाला पहला आसन, तिर्यक ताड़ासन उसका उप प्रकार है। तो हमने अभी तक एक आसन किया खड़े होकर, ताड़ासन। अब खड़े होकर करने वाला दूसरा आसन है वृक्षासन, वृक्षासन। वृक्ष के जैसी स्थिति, ये दाहिना पैर बाईं जंघा पर रखना है, बैलेंस बना के फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्थिर हो जाना, वृक्ष के जैसी आकृति, वृक्षासन। हाथ पूरे ऊपर की ओर खींचे हो, सामने एक आध बिंदु पर ध्यान केंद्रित हो, मन एकाग्र करने वाला ध्यानात्मक आसन, वृक्षासन। शरीर की आकृति दिखने में वृक्ष के जैसी लगेगी। कुछ देर तक उसमें स्थिरता लेने का प्रयत्न करना, स्थिर हो जाना। स्थिरम सुखम आसनम, लंबे समय तक एक स्थिति में स्थिर हो जाना, उसी का तो नाम आसन है। छोड़ दीजिए। दूसरी ओर से पैर बदलकर, अब बायां पैर दाहिनी जंघा पर, फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ऊपर की ओर खींचना। मन एकाग्र करने वाला ध्यानात्मक आसन, वृक्षासन। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सभी के लिए लाभदायक। धीरे धीरे आसन में ठहरने का टाइमिंग बढ़ाना है। छोड़िए। तो आसन के अंदर जितना समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप, पहले 30 सेकेंड, 15 सेकेंड से शुरू कीजिए, 30 सेकेंड, फिर आधा 1 मिनट, ऐसे करते करते आपको 2 मिनट अगर आप एक आसन में रह गए तो वो आसन की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो ये 2 मिनट के लिए एक आसन में जाने का अभ्यास करना है। अब अगला आसन करेंगे खड़े होकर करने वाला तीसरा, अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखिए, श्वास को भरते हुए
ऊपर से पीछे की ओर झुकना, आंखें आसमान की ओर, नेत्र शक्ति विकासक योग और कटी शक्ति विकासक योग दोनों इसमें हो जाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, पुनः श्वास को भरते हुए पीछे जाना है, कटी शक्ति विकासक और नेत्र शक्ति विकासक, कमर के लिए और आंखों के लिए। खुले आसमान को देखना है। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, पुनः एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, छोड़ दी। तो खड़े होकर करने वाला तीसरा आसन था अर्धचंद्रासन, आधे चंद्र के जैसी आकृति, अर्धचंद्रासन हमने किया। अब खड़े होकर करने वाला चौथा आसन है पाद हस्तासन। पैर को अपने हाथ लगाना है, हाथ ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ अपने पैर को लगाना, पाद हस्तासन। श्वास को भरते हुए ऊपर, जिसको कमर दर्द है, पीठ का गर्दन का दर्द है, वो आगे नहीं झुकना, ये सावधानी ध्यान रखना। कमर पीठ गर्दन दर्द वाले आगे झुकने के अभ्यास ना करें। श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, सामान्य। तो ये हमने चौथा आसन खड़े होकर करने वाला किया, पाद हस्तासन। पहला आसन था ताड़ासन, दूसरा वृक्षासन, तीसरा अर्धचंद्रासन और चौथा था ये पाद हस्तासन। अब पांचवा आसन जो खड़े होकर करने वाला है वो त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ साइड में रहेंगे। अब बायां हाथ बाएं घुटने पे और दाहिना हाथ ऊपर कान से। अब इस हाथ को ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं सीधा, ये भी त्रिकोणासन है। और हाथ को जमीन को समांतर करना, ये भी त्रिकोणासन है। ये दोनों त्रिकोणासन है, सामान्य। फिर दूसरी ओर से करेंगे, दोनों हाथ साइड में, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, धीरे धीरे हाथ नीचे टखनी तक जाएगा। ऊपर वाला हाथ एक तो ऊपर रखिए या जमीन को समांतर रखिए, दोनों भी त्रिकोणासन ही है, सामान्य। पुनः एक बार करेंगे, दोनों हाथ साइड में फैलाकर पहले बायां हाथ बाएं घुटने पे और धीरे धीरे नीचे जाना। ऊपर वाला हाथ जमीन को समांतर भी करते हैं तो भी ये त्रिकोणासन है, और इसको ऊपर रखते हैं तो भी ये त्रिकोणासन ही कहलाता है। फिर सीधा दूसरी ओर से दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर और नीचे जाना है। ऊपर वाला हाथ जमीन को समांतर रहे या ऊपर की दिशा में रहे, ये त्रिकोणासन कहलाता है। छोड़िए, विश्राम। तो ये खड़े रहकर करने वाले हमने 5 आसन किए। अब बैठकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैर सामने, दोनों हाथ कमर के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने। यह दंडासन है, यह विश्रांति का भी आसन है। वैसे 2-4 लंबे गहरे श्वास लेने से पहले जो हमने अभ्यास किया है उसकी थकान मिट जाती है, अगले आसनों के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो ये विश्रांति लेने के लिए आसनों का नियम है, हर 2 आसन के बीच में लंबे श्वास लेना, बोलते तो विश्रांति लेना। आसन के नियम ध्यान रखना, आसन में आंखें खुली रखना। प्राणायाम करते समय आपका अभ्यास ठीक हो गया है तो आंखें बंद करके प्राणायाम करना, लेकिन आसन में आंखें खुली। आसन में आगे झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना,
आसन में पीछे झुकते हैं तो श्वास को भरना, ये सामान्य नियम आसन में सभी आसनों में लागू है। कमर पीठ गर्दन दर्द वाले आगे झुकने के आसन नहीं करना। हर्निया अल्सर अपेंडिक्स अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको है वो पीछे झुकने वाले आसन ना करे। फिर से एक बार कहता हूं, कमर दर्द पीठ दर्द और गर्दन दर्द जिसको है वो आगे झुकने के आसन नहीं करना। हर्निया अल्सर अपेंडिक्स अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करना। आसन का और एक महत्वपूर्ण नियम, आसन के फाइनल पोज में जाने के बाद उस स्थिति में ज्यादा देर तक रुकना, लंबे समय तक वो स्थिति बनाए रखना, स्थिरम सुखम आसनम, वो आसन का महत्वपूर्ण नियम। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अगला आसन है भद्रासन। दोनों पैर को मिलाएंगे और नजदीक, जितना हो सके उतना नजदीक लेना है। दोनों घुटने जमीन पर लगाकर सीधा हो जाना। वैसे ये गोरक्षासन है, भद्रासन। इसमें एक स्थिति और भी कर सकते हैं, अपना माथा अपने पैर को लगा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपना माथा अपने पैर को लगाना, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना। ऐसे श्वास को भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ दीजिए। तो हमने ये दंडासन के समूह में आसन करे, दंडासन और भद्रासन। अब करते हैं कुछ वज्रासन समूह के आसन। पहले वज्रासन में बायां पैर मोड़िए, दाहिना मोड़िए और दोनों पैर को इस प्रकार से बैठना वज्रासन कहलाता है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। वज्रासन भोजन के बाद करने लायक एकमात्र आसन वज्रासन। भोजन के पश्चात इस आसन में अगर बैठेंगे हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। डाइजेशन में किसी के गड़बड़ है, पचन संस्था में कोई कमी है, तो इस आसन में भोजन के बाद बैठने से वो डाइजेशन सिस्टम की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पचन तंत्र इससे अच्छा हो जाता है। वज्रासन। अब वज्रासन समूह के कुछ आसन हमें और करने हैं। इस वज्रासन समूह में ये वज्रासन, ये है विश्रांति वाला आसन। इसमें विश्रांति भी हो रही है, लंबे श्वास लंबे प्रश्वास, विश्रांति का आसन है वज्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अब ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथ पीठ पर और पीछे झुकना, अर्ध उष्ट्रासन। आधा उष्ट्रासन करते हैं, आधा ऊंट के जैसा आसन, नजर ऊपर की ओर। ग्रीवा शक्ति विकासक और नेत्र शक्ति विकासक, साथ में कटी शक्ति विकासक योग। ग्रीवा, नेत्र और कमर की शक्ति को बढ़ाने वाला आसन, कमर पीठ गर्दन दर्द में लाभदायक आसन, अर्ध उष्ट्रासन। धीरे धीरे सामान्य, श्वास को छोड़ते हुए, पुनः श्वास को भरते हुए पीछे जाना है। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य। अब इसी में करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूरा उष्ट्रासन करते समय दाहिना हाथ पूरा ऊपर से घुमाकर दाहिने पैर की एड़ी पर, बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी पर, और गर्दन पीछे, नजर सामने, आंखें खुली, ऊपर की ओर देखना, ऊंट के जैसी स्थिति, उष्ट्रासन। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य। फिर से एक बार करेंगे उष्ट्रासन। इसमें 2 प्रकार से कर रहे हैं। पैरों को एक बार पंजों के ऊपर उठाया था, अब सीधा नीचे। अब ऐसा दाहिना हाथ दाहिने पैर की एड़ी पर, बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी पर और पीछे देखना, पूर्ण उष्ट्रासन। छोड़ दीजिए।
वज्रासन में बैठते हैं। तो ये अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन, ये दोनों ही आसन कमर पीठ गर्दन दर्द में अत्यंत लाभदायक, कमर दर्द है या पीठ का या गर्दन का दर्द, उसमें अत्यंत लाभदायक है ये आसन, अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। अब इस वज्रासन समूह में अगला आसन है उत्थान मंडूकासन। दोनों पैरों में ऐसे फासला रखेंगे, दोनों घुटने फैला देंगे। अब दाहिना हाथ जाएगा बाएं कंधे पर और बायां हाथ जाएगा दाहिने कंधे पर। ऊपर को देखना, उत्तान मंडूकासन। नजर ऊपर की ओर, सामान्य श्वास चलता रहे। अब बायां हाथ निकालना, दाहिना हाथ निकालना, सीधा हो जाना। पुनः एक बार करेंगे। पैरों में, घुटनों में फासला रहेगा, गुड़घ्यामध्ये अंतर। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर ऐसे बाएं कंधे पे और बायां हाथ ऊपर उठा के दाहिने कंधे पे, ऊपर को देखना। ये उत्थान मंडूकासन है। फिर बायां हाथ निकाल लेना, दाहिना हाथ निकाल लेना, पैरों को घुटने नजदीक कर लेना। तो ये था उत्थान मंडूकासन। वज्रासन समूह का आखिरी आसन है शशक आसन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धरणी माता का वंदन, मातृभूमि को प्रणाम, नतमस्तक हो जाना। श्वास को भरते हुए ऊपर। शशक आसन, शशक यानी ससा, रैबिट पोज, रैबिट यानी ससा। कुछ लोग इसे शशांक आसन कहते हैं और शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। तो संस्कृत में इसके अर्थ जिसको समझ में आते हैं ना, तो इसको शशक आसन कहते हैं, शशांक आसन नहीं। तो श्वास को छोड़ते हुए पुनः धरणी माता को वंदन, हाथ पहले लगाना, माथा लगा देना। पहले हाथ उठाना, फिर अपना माथा उठाना, छोड़ दीजिए सामान्य रूप से। अब वज्रासन को छोड़ देंगे। पहले दाहिना पैर फिर बायां पैर, दोनों निकाल के सामने। अब इस स्थिति में आने के बाद दंडासन समूह का आखिरी आसन करेंगे, वक्रासन। दंडासन समूह का आसन एक इसीलिए रखा है कि आखिरी में फिर उसको करना है, वक्रासन। बायां पैर नजदीक, बायां घुटना ऊपर, डावा पाय जवळ करून डावा गुडघा वर, दाहिना हाथ छाती और घुटने के बीच से पैर के टखनी को पकड़ना, पीछे मुड़ के देखना, वक्रासन। दूसरी ओर से छोड़ दीजिए। दाहिना पैर, बायां हात, उजवा पाय उभा केलाय तर डावा हात घ्या, छाती आणि गुडघ्याच्या मधून गोटे पकडायचेत आणि मागे वळून बघायचे। छोड़ दीजिए। अब बैठकर करने वाले ये आसन पूरे हुए। अब करते हैं मन सहज और पहला प्राणायाम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। तो कॉमन योग प्रोटोकॉल में 4 प्राणायाम है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली। तो इन प्राणायामों को करेंगे। पहले कपाल भाती प्राणायाम, पेट को धक्का देना, श्वास को बाहर फेंकना, गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। पेट को धक्का, श्वास को बाहर। अब कपाल भाती से कोई अपरिचित नहीं है, कपाल भाती प्राणायाम तो सर्वदूर परिचित है। पहले इस पर कई विवाद हुए कि कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, ये तो शुद्धि क्रिया है, या तो ये षटकर्म में आता है। तो कोई बात नहीं, तुमको जो समझना है समझिए। कपाल भाती षटकर्म भी है, कपाल भाती शुद्धि क्रिया भी है। और कपाल भाती को पतंजलि योगपीठ ने जब प्राणायाम की संज्ञा दी है
तो अब सारा विश्व इसे प्राणायाम के रूप में मानने लगा है। तो अब कोई इस पर बहस नहीं है, कपालभाति प्राणायाम हो गया है। कपालभाति करते रहिए, इसका नाम ही है कपाल भांति, आपके मस्तिष्क को चमकाने वाला अभ्यास। कपाल यानी आपका मस्तिष्क, भांति यानी चमक, भांति यानी प्रकाश, भांति यानी ओज, तेज, कांति। तो आपके ललाट पर चमक देने वाला, आपके स्किन को चमकाने वाला, ऐसा इसका नाम है कपाल भांति। करते रहिए कपाल भांति का अभ्यास। 1 सेकंड का एक धक्का इस गति से करना, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, इस गति से इस प्राणायाम के अभ्यास को करना। अब जिसका अभ्यास कई वर्षों का है, जिन्होंने इसमें निरंतरता साध्य की है, ऐसे व्यक्ति सुनते भी जाइए आंखें और बंद करके करते कर भी सकते हैं। जाइए। बाकी लोगों को जिसको अभ्यास अभी सीखना है, वो आंखें खुली रख के सीखना। पहले अभ्यास को सीखना विधिवत। योग को 6 भागों में सीखना है, विधि, उसका मेथड मालूम होना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब बातें, थ्योरी, उसकी मेथड पता होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरा, टाइमिंग, समय की निरूपणता, विधि, समय। तीसरी बात है संकल्प। योग के समय हमेशा शुभ संकल्प, हमेशा शिव संकल्प। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, पुण्य का अखंड प्रवाह मेरे भीतर बहता रहे, 24 घंटे निरंतर मैं उस पुण्य के प्रवाह में जीऊं। बस इस शुभ संकल्प के साथ योग करना, इस शिव संकल्प के साथ योग करना। फिर आता है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विधि, समय, संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंटिफिकली क्या लाभ देता है प्राणायाम? आज तक योग के ऊपर जितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, उसमें 90% पतंजलि योगपीठ का योगदान है। तो इतना योगदान पतंजलि योगपीठ, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और उनके पुरुषार्थ से कई साइंटिस्ट इसमें लगे हैं, कई वैज्ञानिक इसमें जुड़े हैं, इसके माध्यम से यह काम हो रहा है। करते रहिए आप कपालभाति प्राणायाम। तो इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है? तो इसका साइंटिफिकल बेस ऐसा है कि ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक करता है, पुनरुत्पादन संस्था, जिसको प्रजनन संस्था कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक हो जाती है, जिससे माता बहनों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम, अंधत्व के विकार है, पुरुषों में शुक्राणु की कमी है, इन विकारों से मुक्तता दी जा सकती है, इस पर मात दिया जा सकता है। इन बीमारियों पर, मूल व्याध की बीमारियां, अर्श, बवासीर, भगंदर, पाइल्स, वो इससे ठीक होने लगती है, और इसी से आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, वृक्क दोष मिटेंगे। ये जो हमारी 2 किडनियां हैं वो इससे ठीक होंगी, इससे लीवर ठीक होगा, और इससे आंतें अच्छी होगी, इंटेस्टाइन, आपके आंतड़े इससे अच्छे होने वाले हैं। कपालभाति का दूसरा चक्र, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। गर्दन सीधी रहेगी। 5वीं बात, उसके लाभ, विधि, समय, संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लाभ और मर्यादा। तो 5वीं बात है उसके होने वाले फायदे। डायबिटीज जैसी बीमारी समूल नष्ट हो सकती है। बीमारी को कंट्रोल करना दुनिया के दूसरे चिकित्सा शास्त्र देख रहे हैं, लेकिन बीमारी को क्यूर करना योग शास्त्र जानता है। हमें बीमारी को क्यूर करना है, समूल नष्ट। कपालभाति आपके संपूर्ण इंबैलेंस को बैलेंस कर देता है। असंतुलन का नाम रोग है, संतुलन का नाम योग है। व्हाट इज अ डिसीज? बीमारी क्या है? किसी से भी, वैद्य से या डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो कहेगा आपके शरीर का कोई भी असंतुलन माने रोग। शरीर में कोई भी इंबैलेंस है यानी बीमारी है। बैलेंस इज द योग, इंबैलेंस इज रोग, बैलेंस इज योग। तो ये कपालभाति आपके इंबैलेंस को बैलेंस करेगा, सारे डिसऑर्डर्स को ऑर्डर में ले आएगा। आपका वजन बढ़ गया है तो इसको कम करना है, यानी वो इंबैलेंस है, वजन का बढ़ जाना, ओवरवेट, इट इज अ डिसीज। कपालभाति से वजन घटता है। और अंडरवेट, जो वजन आवश्यकता से कम है, बड़ा दुबला पतला व्यक्ति है, आवश्यकता से जिसका वजन कम है, उसका वजन प्रमाण में लाना, यह भी तो कपालभाति का काम है। ज्यादा दुबले पतले व्यक्ति का वजन और नहीं घटता, उसका वजन तो बढ़ाना है, प्रमाण में लाना है, और मोटे व्यक्ति का वजन घटाना है। ये दोनों तरफ से बैलेंस करना है।
ज्यादा वाले का वजन घटाना है, कम वाले का प्रमाण में लाना है, उसके ऊंचाई के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट बनाना, ये कपालभाति का काम। ये तो एक उदाहरण हुआ। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, हाई बीपी, तो कपालभाति से वो नॉर्मल पर आएगी। और किसी की लो बीपी है, आवश्यकता से कम हो गई है, तो उसको भी नॉर्मल पे लाना है। किसी का शुगर लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज, शक्कर की बीमारी, मधुमेह का रोग, इंसुलिन के अभाव से डायबिटीज होता है, तो शरीर में इंसुलिन बनने का प्रमाण कम हो जाता है, तो उसके अंदर से फिर वो मधुमेह की बीमारी कहलाती है, डायबिटीज कहलाती है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है अपने रक्त के अंदर। कपालभाति प्राणायाम से वो ठीक होगा, क्योंकि ये सीधा पैंक्रियाज को लाभ दे रहा है। हमारे नाभि के आसपास हमारा आग्नेयाशय है, पैंक्रियाज, जो एक्टिवेट हो जाने से इंसुलिन अंदर से बनेगा। डायबिटीज जैसी बीमारी कंट्रोल नहीं तो क्यूर हो सकती है। एक अद्भुत लाभ। योग इज अ ट्रीटमेंट थेरेपी। योग विश्व की चिकित्सा प्रणालियों में श्रेष्ठ प्रणाली है। दुनिया में 70 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली काम करती है। ट्रीटमेंट थेरेपी यानी पेशेंट को, मरीज को ठीक करना, उसको चिकित्सा प्रणाली कहते हैं। और योग अव्वल स्थान की चिकित्सा प्रणाली है। एक नंबर की चिकित्सा प्रणाली अगर कोई है तो योग है। फिर आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है जिसको निसर्गोपचार कहते हैं, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। ये 7 पैथियां आगे होके काम कर रही है 70 पैथियों में, उसमें योग अव्वल स्थान पे। कपालभाति का अंतिम आवर्तन करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। 6वीं बात, मर्यादा। विधि, समय, संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लाभ और मर्यादा, इन 6 बातों में सीखना है ना हमको योग। तो इसकी मर्यादा यह है कि किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो कपालभाति 6 महीने तक ना करे। माताओं बहनों ने गर्भावस्था में, मासिक धर्म में ना करे इसको। बाकी जिसको भी हृदय विकार, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन है, वो आराम आराम से करे, ज्यादा जल्दबाजी या झटका नहीं देना है। हर्निया, अल्सर, अपेंडिक्स वाले ना करे, या करना ही है तो योग्य योग मार्गदर्शक की सलाह से करे। तो ये इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, मर्यादा कहलाती है। तो ये ध्यान रखना इन बातों को। कपालभाति आपकी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल करता है, संपूर्ण शरीर का जैव रसायन सामान्य करना। यानी किसी का हेमोग्लोबिन कम हो गया है तो हेमोग्लोबिन बढ़ाना है, किसी के प्लेटलेट घट गए हैं तो प्लेटलेट बढ़ाने हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कम हो गए हैं तो आपके लाल रक्तपेशी और सफेद रक्तपेशी बढ़ाने हैं, तो ये कपालभाति करेगा। और किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल कम करना है, चर्बी बढ़ गई है शरीर में, अंदर के ब्लॉकेजेस हो गए हैं तो इसको कम करना है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो कम करना है। यूरिक एसिड बढ़ गया है जिससे जॉइंट पेन हो रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ने से आपके संधिवात की बीमारियां बढ़ रही है, तो यूरिक एसिड इससे कम हो जाएगा। T3, T4, TSH, थायराइड के लेवल गड़बड़ हो रहे हैं तो इससे TSH कम हो जाएगा, थायराइड की समस्या मिटेगी। एक ना अनेक, एक वाक्य में कह दिए, बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करना कपालभाति है, बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो जाती है। अद्भुत लाभ। कपालभाति के प्राणायाम को यहीं पर विराम देते हैं, विश्राम। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अंगूठे से दाहिना नासिका बंद, बाईं ओर से श्वास को लेना, बाईं बंद करके दाहिनी से छोड़ना, अनुलोम। फिर दाहिनी से लेना, अंगूठे से दाहिनी बंद करके बाईं ओर से छोड़ना, विलोम। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, अनुलोम। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, विलोम। अनुलोम विलोम करते रहिए। एक भजन का आनंद लेंगे आप, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, एक लय होकर तन्मयता से योग करते रहे, आनंद लेंगे एक भजन का। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान। तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का दूसरा और अंतिम आवर्तन पूरी श्रद्धा के साथ। धन्यवाद। तो अनुलोम विलोम का यह अभ्यास आपके संपूर्ण शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक कर देता है। सारे प्रवाहमान जितने आपके शरीर में चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होमोजीनियस वेस्टेजेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वात पित्त कफ, ये सारा प्रवाहमान जो चलता है उसको नियंत्रित करने वाली एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्राणायाम से वो सिस्टम ठीक होती है। इसी प्राणायाम से आपकी स्केलेटल सिस्टम ठीक होती है। हड्डियों की संस्था, हड्डियों को लगने वाला कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, अन्य सारे घटक इसमें से मिल जाते हैं वातावरण से। ये हड्डियों की सिस्टम को ठीक करता है। यही प्राणायाम आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करेगा। श्वसन संस्था, वर्षों पुराना दमा, वर्षों पुरानी खांसी, नजला जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, रिनिटिस, एलर्जी से होने वाली समस्या सारी मिटने वाली है इससे। ये पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ठीक करेगा। यही प्राणायाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक करता है। मध्यवर्ती नस नाड़ियों की संस्था, जो शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, ये समस्त नस नाड़ियों को परिशुद्ध करने वाला प्राणायाम है। और यही प्राणायाम आपकी एंडोक्राइनल सिस्टम को ठीक करता है। शरीर के साथ चेता संस्था है, मज्जा संस्था है, मन को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। ये सबको नियंत्रित करने वाला प्राणायाम एक श्रेष्ठ प्राणायाम कहा गया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये वायु नीति है। हमने जल नीति और सूत्र नीति शुद्धि क्रिया के बारे में जाना। तो जल नीति और सूत्र नीति के आगे हवा से शुद्धि करने वाला प्राणायाम है ये, एयर सर्विसिंग ऑफ आवर बॉडी। हवा से अगर शुद्धि होती है तो क्यों ना करे, एयर सर्विसिंग ऑफ आवर बॉडी, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इतना महत्व का यह प्राणायाम है, अद्भुत और चमत्कारिक प्राणायाम। तो इसके लाभ अनगिनत है। तो आइए इस प्राणायाम को अब धीरे से पूरा करते हैं। अनुलोम विलोम के बाद अब तीसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जिह्वा को गोल बनाना है, श्वास को अंदर खींचना है, नाक से छोड़ना है, ऐसे।
जिह्वा का गोल पाइप बनाना, उसमें से हवा को खींचना और नाक से फिर छोड़ना। कुछ देर के लिए अंदर पहले लेने के बाद रोक देना। जीभ को ऐसे जैसे पक्षी की चोंच होती है ना, वैसे करना गोल, और उसमें से हवा को अच्छा सीसी करते हुए हवा खींचना है। शरीर में ठंडकता का एहसास दिलाने वाला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। गर्मी के दिनों में दाहकता बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, तो उस दाहकता को, उष्णता को कम करने वाला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको कम करना है, उष्णता को कम करना है, आपकी दाहकता कम करनी है, जलन कम करनी है, तो ये प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, तो ये प्राणायाम कर लीजिए, अपने आप पानी की प्यास बुझ जाएगी। ये वातावरण से पानी बनाने का विज्ञान है इसके पीछे। और इसका एक पूरक है शीतकारी। जिह्वा को दांत के पीछे लगा देना और हाथ दांत में से श्वास खींचना ऐसे। दांत के अंदर से जिह्वा को पलटी लगाना है, दांत के रेशे में से हवा खींचनी है। शीतली और शीतकारी दोनों प्राणायाम के लाभ एक जैसे हैं। शीतली प्राणायाम में और शीतकारी में दोनों के लाभ जैसे एक, उसको शरीर में ठंडक दिलाने वाला प्राणायाम कहते हैं, या शरीर के अंदर की दाहकता, उष्णता कम करने वाला प्राणायाम कहते हैं। चलिए अब इस प्राणायाम को यहीं पर विराम देते हैं। अगला और आखिरी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भ्रमर के जैसा गुंजन करना। भ्रमर यानी भूंगा, भूंग्या सारखं गुंजन करने। अंगूठे से कान का दरवाजा बंद, पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंखों पर, नाक से भ्रमर ध्वनि करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान योग। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, अभी बंद ही रखना। सभी प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास, प्रणव का ध्यान, प्रणव की साधना, प्रणव की उपासना, प्रणव का ध्यान। तस्य वाचकः प्रणव, उसी ईश्वर का नाम ओम है। वही परमात्मा, वही परमपिता, वही ईश्वर ओम के नाम से जाना जाता है। तद जपस तदर्थ भावनम, उसी के भावों को जपते रहना। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अज्ञान ने हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल रखा है और हम उस अज्ञान में जी रहे हैं।
हमारा असली ज्ञान ढक गया है और अज्ञान का आवरण ऊपर आ गया है। योग साधना से अज्ञान का आवरण हटकर ब्रह्म रूपी ज्ञान, ईश्वर रूपी प्रकाश आपके मस्तिष्क में समाया जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधकस्य सिद्धम्। योग समापन प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका अर्थ है, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य से भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे, सृष्टि में प्राण धारे। ओ दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और आंखों को ऊर्जा देकर आंखें किलकिली करते हुए खोलना। तो ये ऐसे धीरे धीरे आंखें किलकिली करते हुए खोलना है। तो ऐसा एक कॉमन योग प्रोटोकॉल का एक पैकेज है, ये संपूर्ण अभ्यास है। 1 घंटे में ये पूरा हो जाता है। तो ऐसा सामान्य योग प्रोटोकॉल जो सामान्य से अति सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, उनके लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोई कठिन नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, अत्यंत सामान्य ऐसे ही अभ्यास को हमने आज पूरा किया।